अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे एपीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है ये विच वन टू बाइक की सीरीज़ के अंदर एक और बाइक को हम ऐड करने जा रहे हैं। बेसिकली दो बाइक्स को ऐड करने जा रहे हैं। तो दो बाइक्स जो हमारे पास अब हैं उनमें एक है होंडा 125 और दूसरा है यामाहा YBR 125। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि होंडा 125 ख़रीदें हम या फिर YBR 125 ख़रीदें। तो आज उन लोगों को पता लग जाएगा कि आपने कौन सा बाइक ख़रीदना है, आपके लिए कौन सा बाइक बेहतर रहेगा। तो प्राइस के बारे में एंड में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। और डिज़ाइन में हम सबसे पहले बात करेंगे होंडा 125 की। तो होंडा 125 की अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन 40 साल पुराना है। जिस तरह आपको पहले मिल रहा था इसका डिज़ाइन 40 साल पहले, उसी तरह का ही डिज़ाइन मिल रहा है, बस माइनर सी चेंजेस के साथ। और 2010 के बाद थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस की गई थी और 2010 के बाद अभी 2022 मॉडल तक आपको सेम डिज़ाइन ही मिल रहा है। इसके डिज़ाइन में चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं की गई। और इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ यामाहा YBR की बात कर लें तो यामाहा YBR जो है उसका डिज़ाइन जो है वो अब भी सेम टू सेम है, वो भी बेसिकली चेंज नहीं किया गया। उसके ग्राफिक्स सिर्फ चेंज किए गए थे और वही सीन आपको होंडा 125 के अंदर भी मिल रहा था। होंडा 125 के अंदर भी 2010 के बाद जो ग्राफिक्स चेंज हुए हैं बस वही फिर चेंज होते रहे हैं हर मॉडल में। उसके अलावा कोई ख़ास चेंजेस नहीं हुई, डिज़ाइन के अंदर तो चेंजेस नहीं हुई। और जहाँ तक YBR की बात है तो YBR के अंदर भी डिज़ाइन की चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की चेंजिंग हुई है। इसके बाद अगर हम फीचर्स की बात कर लें तो फीचर्स में आपके पास जो होंडा 125 है उसके मीटर के अंदर आपको RPM मीटर मिल रहा है और स्पीडोमीटर मिल रहा है। और इसके अलावा आपको स्विच में भी सिंपल मिल रहा है। इसका जो लॉक है वो स्विच के अंदर नहीं है। और इसके बाद अगर हम इसके असेंबलीज की बात कर लें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न इस बाइक के अंदर आपको मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें YBR की तो YBR का जो मीटर है इसके अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, तमाम फीचर्स इसके मीटर के अंदर अवेलेबल मिलेंगे। इसके बाद अगर इस बाइक के स्विच की बात करें तो इसके स्विच के अंदर आपको साइड लॉक वाला ऑप्शन इसके स्विच के अंदर ही मिल जाएगा। अगर हम असेंबलीज की बात कर लें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न, ये सब कुछ इसके अंदर आपको लेफ्ट साइड पर मिलेगा। इस बाइक के अंदर किल स्विच, डिपर मिसिंग है और बहुत कुछ आपको होंडा 125 के अंदर मिसिंग मिल रहा है। इसके बाद अगर हम टैंक एंड पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो सबसे पहले टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं। तो होंडा 125 की जो आपको टैंक कैपेसिटी मिल रही है वो है 9.2 लीटर्स। 9.2 लीटर्स की इसकी टैंक कैपेसिटी है। और अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो 30 से 40 तक इस बाइक की पेट्रोल एवरेज है। 30 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर पर लीटर ये आपको एवरेज देने की सलाहियत रखता है ये बाइक। अब वो फिर आपके ऊपर है कि आप इसे एवरेज किस तरह निकाल सकते हैं। आप इसे 40 एवरेज निकालते हैं या फिर इसे 30 तक एवरेज निकाल लेते हैं। कुछ लोगों को 40 प्लस भी मिल चुकी है लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। और आपको यहाँ पर 30 से कम वाले लोग भी मिलेंगे। अब 30 से कम वाले बेसिकली मोस्टली तो 30, 35 इतने ही हैं। 40 की जो रेंज है वो बहुत कम लोगों की है। फिर 42 जो है, 43 जिनको एवरेज मिल रही है वो तो उससे भी कम है। और अब आप देख सकते हैं कि होंडा 125 जो है ये बाइक पावर मशीन है, ये भागती है। तो मोस्टली यंगस्टर्स इसको परचेज़ करते हैं। अब यंगस्टर्स परचेज़ करते हैं तो वो स्लो नहीं चलाते, एवरेज का वो ध्यान नहीं रखते, वो बाइक को टॉप पे रखते हैं, दबा के रखते हैं बाइक को। मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हाथ भी अगर कोई बड़ा बाइक चढ़ जाए या 125 भी चढ़ जाए तो मैं वो भगा ही रखता हूँ, मैं स्लो नहीं चलाता। तो जब स्लो नहीं चलाएँगे आप तो आप एवरेज भी बाइक से एक्सपेक्ट ना करें। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ YBR की बात कर लें तो यामाहा YBR का जो टैंक है वो 13 लीटर्स का टैंक है। 13 लीटर की इसकी टैंक कैपेसिटी है। और अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करें तो 40 से 45 और 50 ये रेंज है जी। 50 तक भी लोगों को एवरेज मिली है, 40 तक भी लोगों को एवरेज मिली है और 30 तक भी लोगों को एवरेज मिली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 30, 40 और 50 वाले कौन थे। 30 वाले बेसिकली वो लोग होते हैं जिनके बाइक में इश्यूज़ दबा के होते हैं और वो ख़ुद भी बाइक को सही तरह चलाते नहीं हैं, मतलब भगा के रखते हैं बाइक को, तो उनको एवरेज फिर अच्छी नहीं मिलती। 40 वाले वो लोग होते हैं जो बाइक को नॉर्मली मेंटेन भी रखते हैं और बाइक को कभी कभी भगा लिया लेकिन मोस्टली स्लो चलाते हैं। और 50 वाले फिर वो लोग होते हैं जो बाइक को प्रॉपरली मेंटेन भी रखते हैं और बाइक को भगाते भी नहीं हैं, वो स्लो ही चलाते हैं, जो मर्ज़ी कर लें, 40, 50, 60 से ऊपर जाते ही नहीं हैं। तो 50 वाले फिर ये लोग होते हैं।
तो जाहिर सी बात है अगर आपने बाइक से अच्छी एवरेज निकालनी है तो फिर आपको कोई ना कोई चीज़ कुर्बान करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम सीट की बात करें तो होंडा 125 की जो सीट है वो बहुत हार्ड है। दूसरी तरफ अगर आप YBR की सीट की बात करें तो बहुत सॉफ्ट है YBR की सीट। तो सीट वाइज मैं नंबर दूंगा YBR को। टैंक एंड कंट्रोल एवरेज वाइज डेफिनेटली YBR, फीचर्स वाइज भी YBR, डिज़ाइन वाइज भी YBR। डिज़ाइन वाइज मैं किसी को नहीं नंबर दूंगा, डिज़ाइन वाइज मैं होंडा 125 और YBR दोनों को ही नंबर दूंगा, क्योंकि दोनों बाइक्स जो हैं वो डिज़ाइन में चेंजिंग उनके अंदर नहीं है। अब कुछ लोगों को होंडा 125 का सिंपल डिज़ाइन पसंद है, कुछ लोगों को स्पोर्टियर डिज़ाइन पसंद होता है। तो जिनको स्पोर्टियर नहीं पसंद वो सिंपल लुक्स को पसंद करेंगे, जिनको सिंपल लुक्स नहीं पसंद वो स्पोर्टियर को पसंद करेंगे। तो इसी वजह से मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, एक तरह से मैं दोनों को ही पॉइंट्स दे रहा हूँ डिज़ाइन के मामले में। अगर हम इंजन की बात कर लें तो होंडा 125 का जो आपको इंजन मिल रहा है यह है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन। इस बाइक का इंजन आपको ओवरहेड वाल्व मिल रहा है, जिसकी वजह से बाइक के अंदर आपको दबा के वाइब्रेशंस मिलने वाली हैं और उसके अलावा आपको फिर पावर भी दबा के मिलेगी। अगर हम बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 56.5 mm बाइक का बोर है, 49.5 mm बाइक का स्ट्रोक है। इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ किक स्टार्ट ऑप्शन मिल रहा है, इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। इस बाइक के अंदर आपको जो कार्बोरेटर मिल रहा है इसका फ्यूल सिस्टम सिंपल कार्बोरेटर के ऊपर बेस्ड है। इस बाइक के अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर इंस्टॉल नहीं मिल रहा। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर अगर हम ट्रांसमिशन की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको 4 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है और तमाम गियर्स बाकी आगे की तरफ लगते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो स्पीड वाइज बाइक आउट क्लास है। अगर हम पिकअप की बात करें तो पिकअप में भी बाइक आउट क्लास है। 125cc के अंदर आपको किसी भी और बाइक की पिकअप होंडा 125 जैसी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर हम YBR की बात कर लें तो यामाहा YBR का जो इंजन है यह है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक पावर थोड़ी कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपको जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलती हैं। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिल रहा है, जिसकी वजह से बाइक के अंदर जो वाइब्रेशंस थोड़ी बहुत ही OHC प्रोड्यूस करता भी है वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है इसका बैलेंसर शाफ्ट। तो बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशंस 70-80 की स्पीड तक बहुत कम मिलती हैं। जब आप स्पीड को क्रॉस करेंगे तभी आपको कुछ वाइब्रेशंस मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 54 mm इस बाइक का बोर है, 54 mm ही इस बाइक का आपको स्ट्रोक मिलेगा। 10.0:1 कंप्रेशन रेशो है इस बाइक की। इस बाइक के अंदर आपको दोनों सिस्टम्स मिल जाएंगे, सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट। इस बाइक के अंदर आपको अगर हम फ्यूल सिस्टम की बात करें तो इस बाइक के अंदर कार्बोरेटर जो है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर है। इस बाइक के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर नहीं मिल रहा, तो बटरफ्लाई कार्बोरेटर से आपको थोड़ी पिक में इजाफा मिलता है, थोड़ा पिक आपको अच्छी मिलती है और उसके अलावा आपको जो एवरेज है वो काफ़ी बेहतर मिलती है। इसके बाद अगर हम ट्रांसमिशन की बात कर लें तो 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आपको YBR मिलेगा और इसके अंदर आपको पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ आपको YBR के अंदर रिटर्न शिफ्ट मिलेगा। अगर हम स्पीड एंड पिकअप की बात करें तो YBR की जो पिकअप है वो तो अच्छी है, लेकिन होंडा 125 के मुकाबले में कम है। और इसके अलावा अगर हम स्पीड की बात कर लें तो टॉप स्पीड में जब लॉन्ग रूट होगा तब YBR निकल जाएगा, लेकिन शॉर्ट रूट के अंदर होंडा 125 लीड पे होगा। अब अगर हम बात करें कि इंजन वाइज हम दोनों में से किसको नंबर दें तो इंजन वाइज मेरे ख्याल में दोनों बाइक से डिज़र्व करते हैं 1 नंबर। उसकी वजह क्या है? अब उसकी वजह ये है कि एक बाइक जो है वो कंफर्ट पे ज़्यादा फोकस्ड है, एक बाइक पावर पे ज़्यादा फोकस्ड है। और हमारे यहाँ जो आवाम है वो भी डिफरेंट है, सब लोग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। 50% लोगों को पसंद होती है कंफर्ट, तो 50% लोगों को पसंद होती है पिक। तो आप फिर दोनों को ही डिफ्रेंशिएट कर दें एक तरह से। 1 नंबर फिर हम देंगे YBR को, 1 नंबर इंजन वाइज देंगे हम होंडा 125 को। अब अगर हम कंफर्ट लेवल की बात करें तो कंफर्ट लेवल वाइज डेफिनेटली यामाहा YBR जो है वो नंबर ले जाएगा। उसकी वजह 3 वजूहात हैं उसकी। इसके जो सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है होंडा 125 से, इसका जो इंजन है वो ज़्यादा वाइब्रेशन लेस है होंडा 125 से, इसके जो शॉक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं होंडा 125 से। तो 3 चीज़ों में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो इसी वजह से कंफर्ट लेवल जो है वो आपको बेहतर मिलेगा YBR का। इसके बाद अगर हम पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। किसी को मैं ज़्यादा बेहतर नहीं कहूँगा, दोनों की मैंने चेक की हुई है तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी। तो 1-1 नंबर दोनों को मिलेगा इसमें। टायर्स एंड ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो टायर्स और ब्रेकिंग वाइज जो यामाहा YBR है वो ज़्यादा बेहतर है, तो टायर्स एंड ब्रेक्स वाइज हम नंबर देंगे YBR को। रोड ग्रिप की बात करें तो रोड ग्रिप YBR की बहुत बेहतर है होंडा 125 से, रोड ग्रिप में भी हम नंबर देंगे YBR को।
गियर बॉक्स की स्मूथनेस की बात है तो गियर बॉक्स YBR का ज़्यादा स्मूथ है, तो इसमें हम नंबर देंगे YBR को। सीटिंग पोस्चर की अगर बात करें तो सीटिंग पोस्चर मेरे ख्याल में होंडा 125 का ज़्यादा बेहतर है, तो सीटिंग पोस्चर में मैं नंबर दूंगा होंडा 125 को। और अब इसकी मैं वजह अगर बताऊं सीटिंग पोस्चर बेहतर मैंने क्यों कहा है होंडा 125 के अंदर। होंडा 125 के अंदर जब आप बैठे होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट आप बैठे हुए होते हैं, जो कि आपके लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन होती है। और अगर हम YBR की बात करें तो YBR के अंदर आप होंडा 125 के मुकाबले थोड़ा सा झुक के बैठे हुए होते हैं, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे होंडा 125 के अंदर बनिस्बत यामाहा YBR के। इसके बाद अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड पार्ट्स कॉस्ट की बात करें तो इसमें डेफिनेटली नंबर जाएंगे होंडा 125 को, क्योंकि पार्ट्स आपको ज़्यादा इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे होंडा 125 के, और आपको ज़्यादा सस्ते पार्ट्स मिल जाएंगे होंडा 125 के बनिस्बत यामाहा YBR के। मैकेनिक्स की बात करें तो होंडा 125 के जो मैकेनिक्स हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से होंडा 125 का काम कर सकते हैं, जबकि YBR के जो मैकेनिक्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं। तो अक्सर फिर YBR के जो मैकेनिक्स होते हैं वो YBR के अंदर डंडी मार देते हैं, फिर YBR के मसले नहीं ख़त्म हो रहे होते। तो मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी जो है वो आपको होंडा 125 के अंदर ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी, तो मैकेनिक्स वाइज हम नंबर देंगे होंडा 125 को। रोड अट्रैक्शन की जहाँ तक ताल्लुक है तो रोड अट्रैक्शन डेफिनेटली YBR का ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस वाइज तो फिर डेफिनेटली होंडा 125 नंबर लेके जाएगा। तो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं होंडा 125 की प्राइस की। तो होंडा 125 की जो अभी आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,68,500 रुपीज़, 1,68,500 रुपये सिंपल होंडा CG 125 की प्राइस है। जबकि यामाहा YBR की जो न्यू प्राइस है वो है 2,55,000 रुपये, 2,55,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है YBR की। अब दोनों में से आपको कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए? दोनों में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। अब इसमें मैं सिंपली यही बात कहूँगा कि अगर आपको पावर चाहिए आप लें होंडा 125। कुछ लोग जो यामाहा YBR अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो चाहते हैं कि कंफर्टेबल बाइक हो, तो होंडा 125 वो परचेज़ कर लें। होंडा 125 के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करवा लें जिससे वो कंफर्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा। अब इस मॉडिफिकेशंस में आपकी जो सीट है उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, उसके अलावा जो शॉक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो बाइक जो है वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो जाएगा, पहले से काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर हम पहले से कंपेयर करें तो 30% या 40% ज़्यादा कंफर्टेबल हो ही जाएगा, तो आपके लिए फिर ये ऑप्शन भी है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर कंफर्टेबल बाइक चाहिए जिससे आपको ज़बरदस्ती एवरेज में मिले तो आपके लिए फिर यामाहा YBR है। अब यामाहा YBR, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसको इस प्राइस की रेंज के अंदर परचेज़ करें। अगर आपकी रेंज इतनी नहीं है तो यूज़ में आपको 1.5 लाख रुपए के अंदर काफ़ी अच्छी कंडीशन में यामाहा YBR मिल जाएगा। अगर हम मॉडल की बात करें तो 2019-20 मॉडल हो सकता है, 21 मॉडल भी आपको इस प्राइस रेंज के अंदर मिल जाए। 21 मॉडल थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन 20-19 मॉडल आपको इजीली मिल जाएंगे और बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर मिल जाएंगे। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनू को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।